Hey everyone, I am Varnika and welcome to the lecture 4 of Newton's Laws of Motion. तो पिछले लेक्चर्स में हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, न्यूटन की फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा और आज है लेक्चर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो थर्ड लॉ है ना ये बड़ा इजी सी डेफिनेशन है इसकी, बड़ी इजी सी स्टेटमेंट है, सॉरी स्टेटमेंट है। इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये सबको बड़ी आसानी से याद हो जाती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब इस छोटी सी लाइन का बड़ा सा मतलब जो है वो हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, समझने के लिए कहा गया है कि कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसका भी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिंपली किसी ने आपको मारा और आप भी उसको मार दो और बोल दो कि भैया न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो तुमने मुझे मारा, एक्शन हुआ, अब रिएक्शन तो बनता है। नहीं, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, सबसे पहली बात तो डिफरेंट बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा, मीन्स ये जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली होती है, एकदम से होती है। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, मतलब एक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितनी एक्शन फोर्स होगी, सपोज 5 न्यूटन 6 न्यूटन, उतनी ही रिएक्शन फोर्स भी होती है। अब ये जो एक्शन रिएक्शन है ये सेम टाइम पे होते हैं, साइमल्टेनियसली होती है प्रोसेस। एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं और हमेशा पेयर में होते हैं। मतलब कि पेयर में होने का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगी है एक्शन वाली, वही फोर्स रिएक्शन वाली होगी। मीन्स इसीलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में फोर्स के बारे में पढ़ा, लाइक कि फोर्स क्या है, कितने टाइप्स की होती है। तो फोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो वही डिफरेंट फोर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्स होगी वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगी, उनका नेचर सेम होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर का जो नेचर होगा वो सेम होगा। मतलब कि अगर एक्शन जो फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होगी। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा। लाइक एक्शन फोर्स जो है सपोज 5 न्यूटन है तो रिएक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन होगी। अब इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है एक दूसरे से। अब इतना कुछ मैंने बोल दिया तो अब इसे थोड़ा समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, सपोज ये कोई भी ब्लॉक है जो इस फ्लैट सरफेस पे प्लेस्ड है। ओके, इस ब्लॉक का मास हो गया स्मॉल एम। अब कुछ फोर्सेस होती हैं जो अप्लाई होंगी बाय बाय दिस स्मॉल मास एम, इस बॉक्स के थ्रू जो सरफेस पे लग रही है और सरफेस के थ्रू जो बॉक्स पे लग रही है, राइट। तो अब सबसे पहला जो फोर्स दिमाग में आता है, याद आता है सरफेस फोर्स यानी कि कांटेक्ट फोर्स में, वो है नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कोई ऐसे बॉक्स प्लेस है किसी फ्लैट सरफेस पे या कोई भी चीज, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे प्लेस्ड है, तो सरफेस भी एक फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट भी एक फोर्स लगाता है उस सरफेस पे, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स लगेगी, जो सरफेस फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये सरफेस फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पे अपोजिट, मतलब ऊपर की तरफ, राइट। तो ये जो फोर्स है ये सरफेस ने लगाया ऑब्जेक्ट पर मास एम पे, तो दिस इज द फोर्स एफ। एफ नहीं, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, तो मैं इसे कैपिटल एन से डिनोट कर दे रही हूँ। और ये जो फोर्स है ये सरफेस ने लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैंने इसे बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस ने लगाया ऑब्जेक्ट पे। गॉट इट। अब हम बात करते हैं, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास एम है, एम भी बोल सकते हैं हम इसे, ऑब्जेक्ट जो है हमारा एम है, ठीक है। अब ये जो मास एम है ये भी तो फोर्स लगाएगा सरफेस पे, और ये भी जो फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। अब ये लगाई मास एम ने सरफेस एस पे, ठीक है। तो ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये एक कांटेक्ट फोर्स है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है, चूंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, मैंने आपको बताया कि ये फोर्स हमेशा एग्जिट करेगी पेयर्स में, ठीक है। अब पेयर में एग्जिस्ट करने का मतलब सेम नेचर की होगी, राइट। मतलब कांटेक्ट फोर्स को अपोज करने वाली जो दूसरी फोर्स होगी वो भी कांटेक्ट फोर्स होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
हुआ क्या है, मास ऑफ ब्लॉक m रखा हुआ था, मास ने नीचे सरफेस पे एक एक्शन फोर्स लगाई, तो सरफेस ने भी मास पे एक रिएक्शन फोर्स लगाई, जो कि इक्वल है और अपोजिट है। ये जो फोर्स होती है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो है मास m, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, और एक हमारा सरफेस है। तो यहाँ पे दो बॉडीज हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, और दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, पहली बात, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये कैसी फोर्स है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स जिसमें कांटेक्ट हो रहा हो, लाइक यहाँ पे जो मास m है, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, अब एक और फोर्स जो है लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, ये जो मास m है, ये भी तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे F इज इक्वल्स टू एम जी, मास इंटू ग्रेविटी, राइट। ये होता है आपका वेट, ठीक है। यानी कि जो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है ना, अब ये जो फोर्स है, ये किसकी तरफ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इतना कम होता है, उनका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि हमें फील ही नहीं होता, और वो दोनों चीजें एक दूसरे की तरफ जा ही नहीं पाती हैं, खिंची नहीं पाती हैं, लाइक। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ जो है एज कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अर्थ बहुत बड़ी है। तो अब क्या हो रहा है, अर्थ भी खींच रही है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, राइट, और ऑब्जेक्ट भी तो खींच रहा होगा अर्थ को अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन चूंकि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है एज कंपेयर टू अर्थ वो बहुत कम है, तो ये जो फोर्स लगाएगा ये बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स लगाएगा, राइट। तो अब हमने कहा कि जो पेयर बन रहा है, अब यहाँ पे मैंने आपको तीन फोर्सेस दिखा दी, तो ये जो पेयर बन रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये किसका बन रहा होगा, ये इन दोनों फोर्सेस का बन रहा है, ठीक है। मतलब कि जो जो फोर्स होंगी, एग्जिस्ट करेंगी, वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगी, उनका नेचर जो होगा वो सेम नेचर का होगा, राइट। अगर कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट फोर्स ही होगी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब हमने कह दिया कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, तो अगर हमने थप्पड़ मारा, तो पहली बात तो ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, उसने उसकी गाल पे थप्पड़ मारा तो कांटेक्ट हुआ, राइट, सरफेस पे कांटेक्ट हुआ। तो इस केस में हम कह सकते हैं, जब उसने गाल पे थप्पड़ मारा, तो जो हर्ट है वो तो चिक को भी हर्ट हुआ होगा, मतलब गाल को भी दुखा होगा, और साथ ही साथ जितने मैग्नीट्यूड से थप्पड़ मारेगा उतने ही रिएक्शन फोर्स होगी, हाथ को भी हर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज हैं, लेकिन सेम फोर्स लगेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर जो होगा वो सेम नेचर का होगा, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, और दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या है, कि जो बोथ एक्शन रिएक्शन है, एक तो वो सेम टाइम पे होगा, साइमल्टेनियसली होगा, मतलब जैसे ही सरफेस ने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, ठीक वैसे ही तभी के तभी नीचे मास ने भी फोर्स लगाई सरफेस की तरफ, ठीक है। तो ये जो एक्शन होगा ये साइमल्टेनियस नहीं होगा, एकदम होगा, जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही एकदम रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो बोथ एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होंगे, यहाँ पे भी डिफरेंट बॉडीज हैं, एक तो मास m है और एक क्या है आपका सरफेस है, और ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे पेयर में, मतलब सेम नेचर होगा आपका जो फोर्सेस होगा, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स है तो एक्शन कांटेक्ट फोर्स का हुआ है, तो रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स का होगा, ऐसा नहीं होगा एक्शन आपका कांटेक्ट फोर्स का हो रहा है और रिएक्शन आप नॉन कांटेक्ट फोर्स का हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, जितना ये फोर्स होगी सपोज 5 न्यूटन, उतनी ही ये फोर्स होगी सपोज 5 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन होगी ये अपोजिट होगी, देख लीजिए डायरेक्शन अपोजिट है, तो यही है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें ऐड करके बतानी होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, ये एक मैप, एक डायग्राम है
काइंड ऑफ फ्लो चार्ट कह लो। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे दे ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक सेम लाइन पे एक्ट करेंगे। गेट इट? और साथ ही साथ में ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन के, जैसे कि ऊपर समझाया है। साइमल्टेनियसली एक साथ होंगे, जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा एकदम। इनका नेचर सेम होगा, सेम नेचर के होंगे। मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना एक्शन होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही रिएक्शन होगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें कंसीडर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपके एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कि क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, बात करते हैं कि डे टू डे लाइफ में किधर हम यूज़ कर रहे हैं इसको, क्या इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये कुछ एप्लीकेशंस है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो जिसमें सबसे पहले है रॉकेट प्रपल्जन, जिसे हम रॉकेट लॉन्च कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस रॉकेट के अंदर हॉट गैसेस फिल होती हैं। ठीक है, बहुत सारी एम मास ऑफ हॉट गैसेस आर फिल इन दिस रॉकेट। ठीक है, सपोज एम मास फिल है इसके अंदर। अब क्या होता है, जैसे ही ये हॉट गैसेस नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ना, एक फ्लेम हॉट गैसेस कम्स आउट। जैसे ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे क्या है, सरफेस, अर्थ का सरफेस है, राइट। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ सरफेस पे एक्शन, यहाँ पे क्या होगा, एक्शन, फोर्स ऑन गैसेस, जो गैसेस की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये एक्शन है। अब इसी एक्शन का रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। तो दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी। जितना ज़्यादा यहाँ पे मास होगा और जितनी स्पीड से ये मास नीचे गिरेगा, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा, राइट। तो जितना ज़्यादा एक्शन हुआ, एक्शन का मैग्नीट्यूड हुआ, उतनी ही तेजी से ये जो रॉकेट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो ये एक एप्लीकेशन थी रॉकेट लॉन्च, जिसे हम रॉकेट प्रपल्जन भी कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रोविंग अ बोट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक पर्सन है जो कि बोट से उतर के इस फ्लैट सरफेस पे जाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, फोर्स बाय बॉय ऑन द बोट, ये इस वाले अपने फुट से फोर्स लगा रहा है बोट की तरफ। ठीक है, तो बोट को पुश कर रहा है। अब ये जितनी ज़्यादा तेजी से बोट को पुश करेगा, बोट भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जो फोर्स इसको हेल्प करेगी आगे मूव करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बोट बोट जो है थोड़ा पीछे की तरफ यू टिल्ट हो जाएगी, राइट। पहले तो ये बोट सीधी होगी। अब जैसे ही इस पर्सन ने, इस बॉय ने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये बोट कैसी हो गई, इस तरीके से टिल्ट हो गई, टेढ़ी हो गई थोड़ी। ठीक है, अब जैसे ही इस पर्सन ने अपने फुट से यहाँ फोर्स लगाया, तो सेम एक्शन, यहाँ पे एक्शन हुआ है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ एक्शन हुआ, यहीं पे रिएक्शन हुआ। यहीं से क्या होगा, बोट भी फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, जो कि क्या करेगी, इस पर्सन को आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, ये क्या था आपका, जंपिंग फ्रॉम अ बोट। ठीक है, कोई भी पर्सन है जो बोट से जंप कर रहा है, इस केस में क्या होगा, बोट तो बैकवर्ड मूव करेगी लेकिन पर्सन फॉरवर्ड जंप कर पाएगा। ठीक है, मैंने पीछे रोविंग अ बोट बोल दिया था, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। ये क्या है आपका, जंपिंग फ्रॉम बोट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। अब गन की बात हम करते हैं, तो रिकॉइल ऑफ गन में क्या हो रहा है, व्हेन अ बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, जब भी कोई बुलेट फॉरवर्ड मूव कर रही है, फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है, द बैकवर्ड मोशन इज कॉल्ड रिकॉइल। रिकॉइल क्या होता है, बैकवर्ड मोशन को हम बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब भी गन से बुलेट फायर होती है, तो बहुत ही स्पीडली फायर होती है, मीन्स उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हमें पता है मास किसका ज़्यादा है, गन का ज़्यादा है। बुलेट तो छोटी सी होती है, लेकिन बहुत ही स्पीडली हम उसको ट्रिगर करते हैं। तो दिस इज़ द एक्शन फोर्स। ठीक है, अब इस एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन भी होता है। जितनी स्पीड से ये बुलेट आगे जाएगी, उतनी ही स्पीड से, मतलब उतनी ही मैग्नीट्यूड से एक रिएक्शन होगा जो पीछे की तरफ हमें फील होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। यानी कि क्या है, ये रिएक्शन था।
ओके। अब बात करते हैं, जब हम चलते हैं तो हम चलते कैसे हैं, चलने के सिनेरियो में क्या होता है, वॉकिंग में क्या होता है। व्हेन वी वॉक आवर फुट पुशेस, हमारा फुट पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे है एक फोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहीं पे एक्शन फोर्स लग रही है, यहीं पे रिएक्शन फोर्स लग रही है। तो ये क्या हो रहा है इधर की तरफ, और ये प्रोसेस एकदम हो रहा है, मतलब सेम टाइम पे हो रहा है। जैसे ही फुट ने पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को, सेम उसी टाइम पे उतने ही मैग्नीट्यूड से ग्राउंड भी पुश करता है हमारे पैर को आगे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट, ठीक है। ये क्या है, ये जो पैर हमारा फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे वो है, ठीक है। और ये क्या है, ये वो फोर्स है जो ये सरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये ग्राउंड हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे फुट को, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो द ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड विद इक्वल फोर्स, जिसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। So the foot exert a force on the ground and the ground exert an equal and opposite force on the foot. तो कुछ इस तरीके से हम चल पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशंस आती है स्विमिंग की। ओके, स्विमिंग की तो हम स्विम कैसे करते हैं, कोई भी पर्सन है जो स्विमर्स होता है, क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने हाथ को अपने हैंड की हेल्प, अपने हाथों को और अपने पैरों को भी, अपने हाथों और पैरों की हेल्प से पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। और ये क्या था, उसका एक्शन फोर्स था, ठीक है। अब वाटर भी क्या करता है, वाटर भी रिएक्शन देता है तभी के तभी, और वो आगे की तरफ पुश करता है स्विमर को, जिसकी हेल्प से स्विमर क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। सो स्विमिंग में क्या होता है, स्विमिंग में भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें बलून रिलीज की, तो जैसे बलून है, ठीक है, तो बलून के अंदर बहुत सारी एयर फिल होती है। अब जैसे ही क्या हुआ, हम बलून की जो गीठा है या जिस भी तरीके से उसकी एयर को हमने अंदर रोके हुए हैं, उसको हम वहां से हटा दें, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी भी हवा है बलून की वो बाहर आ जाएगी। बलून में बहुत सारी एयर्स है, ठीक है। और जैसे ही हम ये जो एरिया है जिससे कि सारी एयर्स के अंदर ट्रैप हो रखी है, इसको हम खोल दें किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, जितनी भी हवा है वो सब बाहर आ जाएगी। और जितनी फोर्स से ये जो हवा है ये रिलीज होएगी, तो उतनी ही फोर्स से ये जो बलून है क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। बर्ड्स क्या कर रही हैं, अपने विंग्स को ऐसे पीछे की तरफ करती हैं, राइट, पीछे की तरफ करती हैं और आगे की तरफ मूव हो जाती हैं। पीछे की तरफ अपने विंग्स को फैलाती हैं और आगे की तरफ मूव हो जाती हैं। सो द बर्ड पुशेस एयर डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ करती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, नीचे की तरफ करती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो ऐसे ही वो नीचे की तरफ करती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, पीछे की तरफ करती हैं, आगे बढ़ जाती है। सो दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम हैमर की या नेल की। तो देखिए, कोई भी सरफेस अगर हमारे पास है और हमने क्या किया हुआ है, हमें एक नेल है जो कि उस सरफेस के अंदर हमें फिट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैमर से फोर्स अप्लाई करेंगे, हथौड़ा लाएंगे और हथौड़े से यहाँ फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, हैमर्स अप्लाई फोर्स ऑन द नेल, और तभी क्या होगा, नेल भी इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है हैमर पे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हम हथौड़ी से ये ले लेते हैं पेन जरा। तो जैसे ही क्या होता है, हम हथौड़ी से उस नेल को पुश कर रहे हैं, ये नेल है सपोज आपकी, ठीक है, और ये हथौड़ी है, सपोज ये हथौड़ी है, ठीक है, इस सरफेस पे हम उसको पुश कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाया और हथौड़ी से इसको क्या किया, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश की, तो आप देखते होंगे कि हैमर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही होता है ना, जब भी हम किसी चीज को ऐसे ठोकते हैं तो हैमर अपनी जगह पे थोड़ी ना रहता है, हैमर भी तो ऊपर उठ जाता है। मतलब कि नेल ने भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाई हैमर के ऊपर, जिसकी वजह से हैमर क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो ये था, ये मतलब कुछ एप्लीकेशंस थी आपकी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जो बताती हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज को एक्शन दे रहे हैं तो हमें रिएक्शन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो फोर्स हमेशा एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, जो कि इक्वल और अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट रहती हैं। और और बहुत सारे पॉइंट्स थे, क्या थे,
हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे होता है। जिस टाइम पे एक्शन होगा तुरंत तभी के तभी रिएक्शन होएगा। नेचर सेम रहता है, इक्वल मैग्नीट्यूड डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे रहता है और सेम एक्ट करता है सेम लाइन पे। ठीक है, सो दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ में बताता है कि जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, एक तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्शन रिएक्शन पेयर बना के एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और ये पेयर जो बनते हैं ये कुछ उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऐसे वो पेयर्स बनते हैं। और हमारी डे टू डे लाइफ में न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, तो ये कुछ उसकी एप्लीकेशंस थी जो हमने आज डिस्कस की। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होती है? तो देखिए, इम्पल्स क्या होता है, ये एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके के फोर्स का इफेक्ट ही है। अब इसमें होता क्या है, जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगती है लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए लगती है, तो उस केस में क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। अब मोमेंटम थोड़ा रिकॉल कीजिए, क्या था मोमेंटम? p इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, मास वेलोसिटी, जिसका मास ज़्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका क्या होगा, मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, याद आया कुछ? हम पिछले लेक्चर में मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इम्पल्स की। मोमेंटम और इम्पल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और ये इम्पल्स है, इसको हम सिंपली आई से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इम्पल्स क्या बोलता है कि जब भी कोई फोर्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगती है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगती है, तो वो क्या कर रही है, मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस कर रही है, और इसी इफेक्ट को हम क्या कह दे रहे हैं, इम्पल्स कह देते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। अब जरा बात करते हैं हम न्यूटन के सेकंड लॉ की, कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें इम्पल्स के बारे में क्या पता चल रहा है। तो देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये फोर्स की हमें एक अलग डेफिनेशन देता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कि फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज होना, यानी कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी पी डी टी मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल मोमेंटम का स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हमने क्या कहा कि ये फोर्स की इक्वल है। ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला न्यूटन के सेकेंड लॉ से, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब डी पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, पी फाइनल यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, कोई भी बॉल है वो हम फेंक रहे हैं, तो बॉल का मास तो सेम है लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो हम कहते हैं जिस स्पीड से हमने उसको फेंका, जिस स्पीड से हमने उसको थ्रो किया, उसे हमने मान लिया इनिशियल स्पीड u, और फाइनल उसकी जो स्पीड होगी जब वो बॉल रुकेगी तो वो हो गई v। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम तो चेंज हो रहा है ना, इनिशियल माइनस वो सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारा फोर्स, कि ये फोर्स होता है। अब हमने अभी क्या पढ़ा, इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे वही यूज कर लिया, इम्पल्स इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू फोर्स, जिसकी वैल्यू आई है ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो गया, तो हमारे पास आई इज इक्वल्स टू आ गया पी एफ माइनस पी आई, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो हमें यहाँ से एक और चीज पता चली कि जो इम्पल्स होता है ये चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। तो इम्पल्स की दो डेफिनेशन हमें पता चल गई, impulse is equals to force into time, I is equals to F into t, और impulse is equals to change in momentum, I is equals to delta p। तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूलाज पता चल गए इम्पल्स के, दो डेफिनेशंस पता चल गई इम्पल्स की। अब हमने कहा कि ये जो I इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी है, इसमें क्या हो रहा है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हमने कहा कि जब भी कोई फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रही है, तो उसकी वजह से मोमेंटम में चेंज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स फोर्स कहते हैं। इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे कि जब कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो रहा है, बॉल आ रही है बैट के साथ कांटेक्ट में, बैट से टच हो रही है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जरा सी देर के लिए बॉल बैट से टच हुई, लेकिन क्या हुआ, बहुत दूर जाके गिरी, मतलब कि शॉर्ट इंटरवल, टाइम कम हुआ लेकिन फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है। कम टाइम में भी जब फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसे उस फोर्स को हमने क्या कहा, इम्पल्स का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इधर से हमें एक चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में आई, कि अगर टाइम हम बढ़ा दे रहे हैं, टाइम को हमने बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या हो गई हमारी, कम हो गई। टाइम को हमने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गई।
और जब क्रिकेट में बैट को टच हो रहा है बॉल फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तब टाइम कम था तो फोर्स बढ़ गई। तो एक चीज समझ में आई, टाइम कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ जा रही है, फोर्स कम हो रहा है तो टाइम बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो अब जरा ये वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक फील्डर है, और फील्डर क्या कर दे रहा है कि एक क्रिकेट बॉल है जो आ रही है उसके पास, कैच कैच करने वाला है वो, ठीक है। तो एक क्रिकेट बॉल उसके पास आ रही है जिसका मोमेंटम बहुत हाई है। मोमेंटम बहुत हाई है मतलब P इज इक्वल्स टू एम वी, उसका मास ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब बहुत स्पीड से एक बॉल आ रही है। मास तो ज़्यादा होता है, ये क्रिकेट बॉल हैवी तो होती ही है, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट है, चलो जितना है, ठीक है। वेलोसिटी बहुत हाई स्पीड से वो आ रही है, मतलब उसका हाई मोमेंटम है, ठीक है। अब आ रही है, हाई मोमेंटम से आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसको चोट तो लगेगी जैसे ही वो उसको कैच करेगा। तो वो इस इंजरी से बचने के लिए, चोट उसको कम से कम लगे, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, सबसे पहले तो फील्डर मूव्स their hand backward while they catch the ball to increase the time over which the impulse act and reduce the force। तो वो क्या करेगा, एक तो अपने हाथ को पीछे कर लेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। और अभी भी मैंने क्या बताया कि जैसे ही टाइम बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि फोर्स उसको कम फील होएगी, उसको थोड़ी कम इंजरी फील होएगी, मतलब इंजरी मतलब दर्द कम फील होगा। बॉल लगेगी तो दर्द तो होगा ना, ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकता है, दूसरा वो क्या कर सकता है, अ फील्डर मे ऑल्सो स्टेप बैकवर्ड टू इंक्रीज द टाइम ओवर विच द बॉल इम्पल्स। भाई टाइम को बढ़ाने के लिए वो जो भी कुछ कर सकता है वो करेगा। तो वो क्या कर सकता है, अपने हाथ को नीचे कर लेगा। जब भी कैच पकड़ता है फील्डर तो क्या करता है, अपने हाथ को नीचे कर लेता है ना। उससे क्या हो गया, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने से क्या हो गया, फोर्स कम लगी, फोर्स कम लगने से क्या होगा, उसके हाथ पे चोट कम लगेगी, ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकता है, अपने आप को पीछे की तरफ ले जा सकता है, थोड़ा बैकवर्ड स्टेप कर ले सकता है, जिसकी वजह से टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये था आपका इम्पल्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं एक और चीज़। हाँ जी, तो ये ऑटोमेटिव सेफ्टी की बात करते हैं हम। हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, हम सेफ्टी पर्पस बड़ा देखते हैं कि हाँ सेफ्टी में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सेफ्टी भी हम देखते हैं, देखनी भी चाहिए। तो हमारी गाड़ियों में एयर बैग्स प्रोवाइड होते हैं, सीट बेल्ट होती है प्रोवाइड हमें, तो क्यों होती है। अब देखो एयर बैग से क्या हुआ, जैसे ही जो जैसे ही जो गाड़ी है, सपोज नहीं हो, ठीक है, जैसे भी जो गाड़ी है वो कोलाइड हो रही है किसी भी चीज़ से, ठीक है। कोलाइड हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जो भी यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ होगा इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, वो पर्सन क्या होगा, गाड़ी तो रुक गई कोलाइड होने के बाद में, लेकिन ये पर्सन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी मोशन में होगा, तो ये तो आगे जाके गिरेगा, ठीक है, आगे जाके बोनेट पे गिरेगा तो चोट लगेगी, इंजरी होएगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी गाड़ियों में ऑटोमेटिव सेफ्टी के लिए यहाँ पे एयरबैग्स होते हैं, ठीक है। अब ये एयरबैग क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा कुछ होगा, मीन्स गाड़ी ऐसे कोलाइड हो रही है किसी चीज़ पे जाके, कुछ झटका फील हो रहा है, तो ये जो एयरबैग्स है ये डिफ्लेट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है एक बलून की तरह। अब इनके डिफ्लेशन की वजह से क्या होगा, जो ये पर्सन है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर हाई स्पीड में कार है तो ये तो आगे जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली, पर चूंकि ये डिफ्लेट हो चुके हैं, ये बढ़ चुके हैं, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे, बढ़ गया, ठीक है। और फोर्स क्या हो गई यहाँ पे, रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से इस पर्सन को जो इंजरी आनी थी वो कम से कम आएगी। सो दिस इज हाउ ऑटोमेटिव सेफ्टी यूज मोमेंटम, सॉरी इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लग रही है, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी, इम्पल्स की भी बात कर ली, मोमेंटम भी यहीं पे आ जाएगा। हम जो है सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट में क्या हो रहा है, अब सीट बेल्ट लगा रखी है तो उससे क्या हो रहा है, जैसे ही गाड़ी एकदम सडनली ब्रेक लगाएगी तो क्या होगा, हम तो आगे की तरफ जाएंगे, हम आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी अभी भी मोशन में है, तो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड लीन करेंगे। और उससे क्या हो सकता है, अगर हाई स्पीड में हम चल रहे हैं तो हम बोनेट से टकरा सकते हैं, ग्लास से टकरा सकते हैं, राइट। तो उसे बचाने के लिए हमारे पास सीट बेल्ट होती हैं, और सीट बेल्ट हमें आगे नहीं जाने देगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑटोमेटिक सेफ्टी में हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बात करते हैं इम्पल्स, जिसको हम इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। अब यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और टाइम तो नहीं, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो इम्पल्स है ये भी क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अभी अभी हमने जाना कि ये जो इम्पल्स होता है दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स जिसे हम इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एफ इन टू टी, ये क्या है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है एफ इंटू टी, और फोर्स न्यूटन, टाइम सेकेंड। सो दिस इज हाउ इसका फॉर्मूला क्या, ओ सॉरी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड। और हम कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, राइट। तो केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको हम खोल दें अगर तो एफ इंटू एम ए हो जाएगा, ठीक है। और आई क्या होता है, एफ इंटू टी, तो इसको अब खोल दें एम इंटू ए इंटू टी हो गया, ठीक है। मास केजी में हो गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और एक और टाइम है यहाँ पे, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाउ ये आपका इम्पल्स था जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा इम्पल्स के बारे में, हमने पढ़ लिया न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, कुछ एप्लीकेशंस हमने पढ़ी, क्या क्या इसके जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं, वैसे इसके एप्लीकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं, और एप्लीकेशंस हमने कुछ कर ली है। कुछ आप कीजिएगा और डिस्कस कीजिएगा कमेंट्स में कि हाँ मैम ये एप्लीकेशंस भी होती हैं, हाँ ये भी होती है, ठीक है। तो आई वुड लव टू रिप्लाई यू। आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर किया हुआ है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।